डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि PCS चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि IAS के टुडेज डी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2. राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस इंडेक्स में किसी देश के पासपोर्ट को इस आधार पर रैंकिंग दी जाती है कि उस देश का नागरिक दुनिया के कितने देशों में विदाउट अ प्रायर वीजा यात्रा कर सकता है। 2. जापान एवं सिंगापुर इस इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत GATT एवं बाद में इसका स्थान लेने वाली संस्था WTO का संस्थापक सदस्य है। 2. 1986 से 1994 तक चले GATT के उरुग्वे राउंड के परिणाम स्वरूप WTO का निर्माण हुआ। 3. ईरान WTO का सदस्य है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विश्व आर्थिक मंच एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जिसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। 2. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट WEF द्वारा जारी की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर और निर्माता देश यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन। 1. INS विराट यूनाइटेड किंगडम। 2. INS विक्रमादित्य रूस। 3. INS विक्रांत अमेरिका। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1992 में विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों के लिए यूनेस्को में समन्वय स्थापित करने के लिए की गई थी। 2. इसका कार्य केवल साइट का नॉमिनेशन करना एवं साइटों की स्थिति पर रिपोर्टिंग करना है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, हाल ही में किस भाषा के जाने माने साहित्यकार मंगलू चरण बिस्वाल का निधन हो गया? इसका सही जवाब था उड़िया। अगला प्रश्न था, डोगरा वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे मूल रूप से सिख थे। 2. महाराजा गुलाब सिंह ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कश्मीर जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सुअर से मनुष्यों में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। 2. खाद्य सुरक्षा को लेकर इसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अंतिम प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहा दरवाजा गैस क्रेटर किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब था तुर्कमेनिस्तान। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल प्रवासी भारतीयों यानी ओवरसीज इंडियंस से संबंधित नहीं है? प्रवासी कौशल विकास योजना, वज्र, स्ट्राइव या फिर नो इंडिया प्रोग्राम? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्ट्राइव। प्रवासी भारतीयों यानी ओवरसीज इंडियंस से संबंधित भारत सरकार की निम्नलिखित पहलें हैं। प्रवासी कौशल विकास योजना, इस योजना का मकसद प्रवासी भारतीयों का कौशल विकास करना है। डायस्पोरा विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम, इसके तहत स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और NRI छात्रों को हर साल 100 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। नो इंडिया प्रोग्राम, इसका मकसद भारतीय मूल के 18 से 30 साल के युवाओं को भारत से उनके संबंधों और समकालीन भारत से परिचित कराना है। ई माइग्रेंट सिस्टम, यह विदेशी नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर्स का डेटाबेस है। यह प्रवासियों का कल्याण सुनिश्चित करता है तथा उनके शोषण को रोकता है। वज्र यानी विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम, इसके तहत जाने माने NRI वैज्ञानिक, इंजीनियर
डॉक्टर, प्रबंधक और पेशेवर कम समय के लिए भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में काम करते हैं। स्किल्स स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट यानी स्ट्राइव, इसका मकसद ITI के जरिए ट्रेनिंग देकर कौशल में सुधार करना है। यह प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक की सहायता से भारत सरकार चला रही है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्ट्राइव। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, काला जार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें बुखार, वजन घटना, प्लीहा एवं यकृत में सूजन और एनीमिया जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। 2. यह लिशमैनिया नामक वायरस से होता है। 3. यह सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। विसरल लिशमैनियासिस को ही कालाजार के रूप में भी जाना जाता है। इसमें बुखार, वजन घटना, प्लीहा एवं यकृत में सूजन और एनीमिया जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। यह लिशमैनिया नामक परजीवी से होता है, ना कि वायरस से, इसलिए कथन 2 गलत है। यह सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, उपकर यानी सेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह किसी विशेष कार्य के लिए धन जुटाने के मकसद से लगाया गया एक अतिरिक्त कर होता है। 2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 250 के मुताबिक उपकर राज्य सरकारों के साथ शेयर नहीं किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। केंद्र सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, सरचार्ज, शुल्क और उपकर सहित कई तरह के शुल्कों के माध्यम से राजस्व जुटाती है। उपकर किसी विशेष कार्य के लिए धन जुटाने के मकसद से लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त कर होता है, इसलिए कथन 1 सत्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के मुताबिक उपकर राज्य सरकारों के साथ शेयर नहीं किया जाता है, इसलिए कथन 2 गलत है। अनुच्छेद 250 में आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के किसी भी विषय के संबंध में संसद की कानून बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। उपकर से आने वाले राजस्व को पहले भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है, उसके बाद सरकार संसद से उचित विनियोग यानी ड्यू एप्रोप्रिएशन के बाद इसे विशेष कार्य के लिए उपयोग कर सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गवाहों को अदालतों में स्वतंत्र रूप से गवाही देने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। 2. मलिमत समिति ने गवाह संरक्षण योजना की सिफारिश की थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने गवाह संरक्षण योजना 2018 यानी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 को मंजूरी दी। इसका मकसद यह था कि गवाह निडर होकर गवाही दे सके। अदालतों में स्वतंत्र रूप से गवाही देने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के एक मौलिक अधिकार माना जाता है, इसलिए कथन 1 सत्य है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन कॉम्प्लेक्सेस स्थापित करने के लिए भी कहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वल्नरेबल विटनेसेस का दायरा बढ़ा दिया है एवं इसमें यौन उत्पीड़न के पीड़ितों, मानसिक बीमारी वाले लोग और बोलने या सुनने में असक्षम लोगों को भी शामिल किया है। एससी ने निर्देश दिया है कि सभी उच्च न्यायालय 2 महीने के अंदर वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर यानी VWDC स्कीम को अधिसूचित करें एवं एडॉप्ट करें। गुजरात राज्य बनाम अनिरुद्ध सिंह 1997 केस, 14वें विधि आयोग की रिपोर्ट और मलिमत समिति की रिपोर्ट में गवाह संरक्षण योजना की सिफारिश की गई थी, अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, कृषि पर समझौता यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका मकसद व्यापार बाधाओं को दूर करना, पारदर्शी बाजार तक पहुंच एवं वैश्विक बाजारों के एकीकरण को बढ़ावा देना है।
2. पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी ग्रीन बॉक्स में शामिल की जाती है। 3. प्राइस सपोर्ट सीधे उत्पादन मात्रा से संबंधित सब्सिडी को एम्बर बॉक्स में शामिल किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सत्य हैं। हाल ही में हुई G33 वर्चुअल अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर यानी AOA में काफी असंतुलन है। AOA का मकसद व्यापार बाधाओं को दूर करना, पारदर्शी बाजार तक पहुंच एवं वैश्विक बाजारों के एकीकरण को बढ़ावा देना है। अतः कथन 1 सही है। ग्रीन बॉक्स के तहत ऐसी सब्सिडी दी जाती है जिससे व्यापार को नुकसान नहीं होता, या होता भी है तो काफी कम होता है। यह सरकार द्वारा फंडेड होती है, हालांकि इसमें प्राइस सपोर्ट शामिल नहीं होता है। पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी ग्रीन बॉक्स में शामिल की जाती है, इसलिए कथन 2 सही है। कुछ मदों को छोड़कर व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाली सब्सिडीज को एम्बर बॉक्स में रखा जाता है। प्राइस सपोर्ट सीधे उत्पादन मात्रा से संबंधित सब्सिडी को एम्बर बॉक्स में शामिल किया जाता है, इसलिए कथन 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पुरानी हिंदी का प्रारंभिक रूप थी? प्राकृत, उर्दू, संस्कृत या फिर अपभ्रंश? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अपभ्रंश। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द हिंद से हुई है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। भारत के अलावा मॉरिशस, फिजी, टोबैगो, नेपाल आदि देशों में भी हिंदी बोली जाती है। वर्तमान समय की हिंदी कई चरणों से होकर गुजरी है। इन चरणों के दौरान इसे अन्य नामों से भी जाना जाता था। पुरानी हिंदी का सबसे प्रारंभिक रूप अपभ्रंश था, अतः विकल्प डी सही है। देवनागरी लिपि 11वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल और राज्य या क्षेत्र? 1 वंगाला नागालैंड, 2 नुआखाई ओडिशा, 3 ओणम केरल, 4 कापोमब्लांग नोक्रेम मिजोरम। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 3 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। आज उत्तर भारत में लोहड़ी पर्व मनाया जा रहा है। इसे उत्तर भारत के लोग पारंपरिक शीतकालीन लोक उत्सव या किसानों के लोकप्रिय हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। भारत के कुछ प्रसिद्ध हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं भोगाली बिहू, जो कि हर साल जनवरी में असम में मनाया जाता है। वंगाला, यह मेघालय और असम में मनाया जाता है, अतः युग्म 1 गलत सुमेलित है। यह त्योहार सर्दियों की शुरुआत को दर्शाता है और इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। कापोमब्लांग नोंगक्रेम, यह मेघालय में मनाया जाता है, इसलिए युग्म 4 गलत सुमेलित है। इसमें खासी पहाड़ियों के निवासी देवी काबली सिंशर की पूजा करते हैं। नुआखाई, यह ओडिशा में मनाया जाता है, अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। स्थानीय तौर पर नुआ का अर्थ नया एवं खाई का मतलब खाना होता है। ओणम, यह केरल में मनाया जाता है और महाबली के आगमन के साथ ही यह पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है, अतः युग्म 3 भी सही सुमेलित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, गगनयान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 इस मिशन में GSLV मार्क 3 लॉन्च व्हीकल के रूप में प्रयोग किया जाएगा। 2 इसमें सॉलिड फ्यूल इंजन का प्रयोग किया जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में इसरो ने गगनयान ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का क्वालिफिकेशन टेस्ट सफलतापूर्वक कंडक्ट किया। गगनयान प्रोग्राम के तहत मानव को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाया जाएगा। इसके लिए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV मार्क 3 लॉन्च व्हीकल के रूप में प्रयोग किया जाएगा, इसलिए कथन 1 सत्य है। इसमें 2 क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए कथन 2 गलत है। आपको बता दें कि इसरो द्वारा विकसित किए गए इंजन का नाम विकास इंजन है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इसरो के चेयरमैन कभी नहीं रहे हैं? डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन, प्रोफेसर MGK मेनन, प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव या फिर डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक S सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का नया अध्यक्ष और साथ ही अंतरिक्ष सचिव नियुक्त किया गया है। वह के सिवन का स्थान लेंगे। श्री सोमनाथ इसरो के 10वें चेयरमैन होंगे। वह वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई 1963 से 1971, प्रोफेसर MGK मेनन जनवरी से सितंबर 1972, प्रोफेसर सतीश धवन 1972 से 1984, प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव 1984 से 1994, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन 1994 से 2003, श्री जी माधवन नायर 2003 से 2009, डॉक्टर के राधाकृष्णन 2009 से 2014, श्री AS किरण कुमार 2015 से 2018 और डॉक्टर के सिवन 2018 से 2022। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न है, मेकेदातु जलाशय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे कावेरी और अर्कावती नदी के संगम पर स्थापित किया जाएगा। 2, इसका प्रस्ताव 1985 में लाया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। मेकेदातु जलाशय परियोजना एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल कांग्रेस पार्टी मेकेदातु प्रोजेक्ट का काम जल्द शुरू करने की मांग को लेकर पदयात्रा निकाल रही है। यह परियोजना वास्तव में ओंटीगोंडलू में होगी, जो मेकेदातु से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। मेकेदातु का शाब्दिक अर्थ होता है बकरी की छलांग। इसे कावेरी और अर्कावती नदी के संगम पर स्थापित किया जाएगा, इसलिए कथन 1 सही है। पहली बार इस प्रोजेक्ट की घोषणा 2013 में की गई थी। इससे बेंगलुरु एवं इसके आसपास के क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा, साथ ही 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में पंडित मुन्ना शुक्ला का निधन हो गया। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस कला विधा से था? कथक, शहनाई, भरतनाट्यम या फिर बांसुरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कथक। हाल ही में कथक नर्तक पंडित मुन्ना शुक्ला का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 1964 में कथक में उन्नत प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति दी गई थी, इसलिए विकल्प ए सही है। कथक की जड़ें प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्री और संगीतज्ञ भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र में मिलती हैं। कथक उत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। मध्यकालीन भारत के दौरान कथक का आयोजन दरबारों में किया जाता था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कथक। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे किया जाता है। 2, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा तिमाही रोजगार सर्वेक्षण किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।